नमस्कार, मैं याजविंदर यादव आप लोगों को एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने जैसे पिछले हफ्ते करंट्स के 25 सवाल पढ़े थे, आज मैं आपको बीते हुए हफ्ते के 25 महत्वपूर्ण करंट के सवाल बताता हूं। अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते के महत्वपूर्ण 25 करंट अफेयर्स के सवालों के साथ, और इस बार भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना। हर बार करंट के सवाल आएंगे तो कोई स्पोर्ट्स का आता ही है। इस बार हम शुरू करते हैं बैडमिंटन से। कोरियाई ओपन 2023 का बैडमिंटन का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? भारत में बैडमिंटन में एकल खिलाड़ियों का इतिहास रहा है। पुरुष में हमने एक से एक दिग्गज एकल खिलाड़ी दिए हैं। हमारे श्रीकांत जैसे तो विश्व नंबर 1 में भी रहे हैं, परंतु युगल में हम बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं देते। हमारा बैडमिंटन में युगलों में इतिहास नहीं है, और पुरुष युगल में तो बैडमिंटन में बिल्कुल नहीं है। परंतु अब ऐसा नहीं है। जब से इनकी जोड़ी आई है, ये नाम याद रख लो, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, इन्होंने इस साल पूरी दुनिया को हिला दिया। कोरियाई ओपन जो इन्होंने जीता है ना, ये इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर जीता है। युगल में वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर। और इस साल इन्होंने केवल एक ही खिताब नहीं जीता, इस साल इन्होंने जीता इंडोनेशियाई ओपन, कोरियाई ओपन, स्विस ओपन और साथ में एशियाई चैंपियनशिप। ये आप देख रहे होगे मैंने 1000, 500 और ये क्यों लिख रखा है 300। 1000 का मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, उसमें विजेता को मिलते हैं 1000 अंक, इसे बोलते हैं सुपर 1000। ये 500, ये 300। बड़े खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि हज़ारों में ही आते हैं, वो 500 में भी आते हैं। जो टूर्नामेंट जब होता है उस टूर्नामेंट की प्रेस्टीज के साथ उसको अंक मिलते हैं। तो इंडोनेशियाई ओपन को मिले थे 1000 और कोरियाई ओपन को मिले 800 अंक। पर इन्होंने देखो 500 अंक का टूर्नामेंट था, फिर भी वर्ल्ड नंबर 1 खेल रहा था, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया उसमें। तो ये है हमारे उभरते हुए खिलाड़ी। ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, फंसेगा कि सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन, और इनके जोड़ीदार का नाम है चिराग शेट्टी, याद रखना। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। कोरियाई ओपन 2023 में सबसे तेज स्मैश मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन शामिल हुए हैं? ये हुए हैं भारत के, जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, सात्विक साईराज। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश मारा। यानी कि बैडमिंटन में जो स्मैश आया उसकी इतनी स्पीड आई 565। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी हम सब के लिए बहुत ही एक प्राउड होने की मोमेंट की है बात कि हमारे देश के एक प्लेयर ने 565 किलोमीटर की बात की। जब आपको याद होएगा, जब हम क्रिकेट की बात करते थे तो आता है शोएब अख्तर इतनी स्पीड में फेंकता है, ऑस्ट्रेलिया का जो है ब्रैडली वो इतनी स्पीड में फेंकता है बॉल, उनकी तो हम याद रखते हैं। परंतु जब एक दूसरे स्पोर्ट्स में अगर किसी खिलाड़ी ने स्मैश का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, और हो सकता है ये आपके किसी एग्जाम में भी आ जाए। तो स्पीड कितनी है? 565। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। कुश्ती। आजकल आप देखो जी, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? करंट अफेयर का मतलब होता है कि जो भी चीज पेपरों में, मैगजीन में, समाचारों में, किसी भी चीज में आप सुन रहे हो तो वो करंट अफेयर है, उसको लेके सवाल आ सकते हैं। यानी कि जो भी खबरों में रहता है उसके लेके सवाल पेपरों में आने की संभावना अधिक होती है। अब हम आपको बताते हैं कुश्ती के बारे में। विनेश फोगाट पूर्व विश्व चैंपियन है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये भाग लेती है। परंतु इस ही भार वर्ग में हमारे पास एक और प्लेयर आई है जिनका नाम है अंतिम पंघाल। इन्होंने विश्व युवा चैंपियनशिप में फर्स्ट आई थी और एशियाई सीनियर
चैंपियनशिप में रजत पदक आया था और अभी ये भारत की राष्ट्रीय चैंपियन है। इन्होंने ये कहा है कि जो एशियाई खेल अभी होने वाले हैं तो इसमें आप लोगों ने विनीश फोगाट को डायरेक्टली एंट्री दे दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा और विनीश फोगाट का मुकाबला हो और हम में से जो भी मुकाबले में आगे आए वो एशियाई में पार्टिसिपेट करने के लिए जाए। और इनकी उपलब्धि भी कम नहीं है, विश्व चैंपियन है युवा की, युवा है तो युवा की चैंपियन है और एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में रजत पदक है और भारत की राष्ट्रीय चैंपियन है। और ये आती हैं हरियाणा के हिसार जिले से। ये मैंने इसलिए लिखा है कि अभी आपसे जो हरियाणा की नहीं है, किसी और प्रदेश से हैं, उनसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन से राज्य से है, तो आपको उत्तर होएगा हरियाणा। और हरियाणा की प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस जिले से है। इनका नाम आप लोग याद रख लो, ये आगे की स्टार हैं, इनके साथ उम्र है और अभी से इनके पास खूब सारे किताब हैं, तो ये आगे की भविष्य की स्टार हैं। तो ये किसी और न किसी की प्रतियोगिता परीक्षा में आपको का इनको लेके सवाल आता रहेगा। अब हम आगे के सवालों में आते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को किस भारत के राष्ट्रीय चैंपियन ने एशियाई खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनौती दी है? जैसा मैंने आपको अभी अंतिम के बारे में बताया, क्या उस लड़की ने, जो कि युवा विश्व चैंपियन भी है, उसने कहा था कि अगर विनीश फोगाट एशियाई खेल में डायरेक्टली ना जाए, हमको हराए तो वो जाए तो हम जाएं या हम जाएं। ऐसे ही हैं विशाल कालीरमन जो राष्ट्रीय चैंपियन हैं और एशियाई खेल के लिए जो अभी कुश्ती की प्रतियोगिता हुई थी कि जो उसमें फर्स्ट आएगा वो ही उस खेल में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें यह प्रथम स्थान पर आए हैं। परंतु जो हमारी कुश्ती संघ ने एक कमेटी बनाई थी, उसने ये बोला था कि 2 खिलाड़ियों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, एक विनीश फोगाट और एक हैं बजरंग पुनिया। इन्होंने कहा है कि मैं प्रथम आया हूँ तो मेरे को जाने दिया जाए या फिर हमारा मुकाबला बजरंग पुनिया से हो। और ये खिलाड़ी भी खूब सारे अवार्ड जीत चुका है। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी व्यक्ति समाचार पत्रों में आ रहा है, न्यूज़ चैनल में आ रहा है, करंट अफेयर्स की जितने भी मैगज़ीन हैं, जितने भी छप रहे हैं, सब में जिसका नाम आ रहा है वो व्यक्ति करंट अफेयर्स के तौर पे सवाल पे आ सकता है। तो इनके बारे में भी सवाल में आ सकता है। एक तो ये राष्ट्रीय चैंपियन हैं, साथ में अभी हर दिन अखबारों में इनके बारे में आया है, तो यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ये हैं विशाल कालीरमन और ये हरियाणा के बच्चों से पूछा जा सकता है कि यह किस ज़िले से हैं, तो उसका आंसर है हिसार। और बाहर के राज्यों से पूछा जा सकता है कि वह किस राज्य से हैं, तो इसका उत्तर है हरियाणा। और ये आगे इनके पास खूब अभी समय है, आगे ये और अवार्ड भी लेके आएंगे और भारत का नाम आगे और रोशन कर सकते हैं, तो यह एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको इनके बारे में भी याद रखना है। अब हम आते हैं अगले सवाल में। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में जीतना ही कुछ नहीं होता, बहादुरी भी बहुत कुछ होती है। तो आप लोगों को भी ज़िंदगी में कुछ उदाहरण जो अच्छे होते हैं उनसे सीखने की आवश्यकता होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, परंतु ये एक और इम्पोर्टेंट है चीज़ जिसको आप सब लोगों के लिए सीखने की है बात। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का कुश्ती में रजत पदक दिलाया था रवि दहिया ने। ये हैं रवि दहिया, इन्होंने भारत को टोक्यो कुश्ती ओलंपिक में रजत पदक दिलाया था। उसके बाद अभी कुछ समय पहले इनको इंजरी हो गई थी। यह भी चाहते तो भारत सरकार को बोल सकते थे कि मेरे को भी सीधा ही एशियन गेम्स में भेजा जाए, मेरे पास ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, यानी कि मैं वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हूँ उस समय, तो एशियन गेम्स में मेरे को भी जाना जाए। परंतु इन्होंने कुछ नहीं कहा। ना इन्होंने ऐसा कहा कि जो राष्ट्रीय ट्रायल में फर्स्ट आएगा आप उससे मेरा मुकाबला करा दो। इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा जो प्रक्रिया एक आम खिलाड़ी के लिए होती है वही मेरी होगी। इन्होंने
उस राष्ट्रीय ट्रायल में लिया भाग और ये पहले ही दौर में हार गए, परंतु इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने कुछ नहीं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लाइफ में किसी का हक की बात आए तो अपने हक के लिए लड़ो, परंतु शॉर्टकट मत अपनाओ, जो एक इससे आप हार कर भी आपका नाम होएगा, लोगों के मन में आपकी इज्जत होएगी। यही काम करके दिखाया है रवि दहिया ने। चलो हार गए, पर ये स्टार हैं, हार जीत खेल में होती रहती है। अब हम सवाल पे आते हैं कि अमन शेरावत अब एशियाई खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे 57 वेट कैटेगरी में, और इनके पास भी खूब सारे अंतर्राष्ट्रीय खिताब हैं, युवा हैं और आगे के स्टार हैं। तो इनका नाम भी आप याद रख लो, अमन शेरावत। हरियाणा के कौन से ज़िले के हैं? झज्जर। जो लड़के हरियाणा के नहीं हैं उनके प्रतियोगिता परीक्षा में यह नहीं आ सकता कि वह हरियाणा के किस ज़िले से हैं, उनके में यह आ सकता है कि वह किस राज्य से हैं। तो उनका राज्य है हरियाणा, परंतु और आपको इनका नाम भी याद रखना चाहिए, ये भी भविष्य के स्टार हैं। अब हम आगे आते हैं। जैसे उदाहरण रवि दहिया का है, वैसे ही उदाहरण इस बहन का भी है, सरिता मोर। ये अभी हैं वर्ल्ड नंबर 1, ये वर्ल्ड नंबर 1 है आज के दिन, वर्ल्ड नंबर 1 है सरिता मोर। और इन्होंने भी ये नहीं कहा कि मेरी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 है, मैं क्यों राष्ट्रीय ट्रायल में भाग लूँ, मैं लूँगी भाग तो मेरे को इंजरी हो जाएगी, तो आगे अभी हाल ही में होने वाले हैं एशियाई गेम्स, तो उससे मेरे को दिक्कत हो सकती है। इन्होंने कहा नहीं, जो प्रक्रिया औरों के लिए मेरे लिए भी होएगी, आई, उसमें इन्होंने लिया भाग और फाइनल तक आई, फाइनल में हार गई। इससे आपको ये पता लगता है कि भारत में कितनी स्पर्धा है, वर्ल्ड लेवल की स्पर्धा अब हमारी कुश्ती में भारत में ही होने लग गई। रवि दहिया क्वालिफाई नहीं कर पाए, हार गए, ठीक है उनकी इंजरी थी। ये तो अभी वर्ल्ड नंबर 1 है, अभी बनी है वर्ल्ड नंबर 1, और अभी ही एक युवा पहलवान मानसी एलावत ने इनको हरा दिया। और ये हरियाणा के कौन से ज़िले से हैं? ये हैं रोहतक से। तो अब आप ये सवाल सारा एक बार पढ़ लो। सरिता मोर, जिनकी तस्वीर ये है, और इनकी हिम्मत को भी दात देता हूं मैं कि इन्होंने अपनी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। कितने पहलवानों की भारत में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग आई है कुश्ती में? 5-6, बस, इससे ज़्यादा नहीं आई, बहुत बड़ी बात होती है। और जब एशियाई खेलों के लिए भारतीय की ट्रायल चल रही थी उस समय, प्रेजेंटली उस समय ये वर्ल्ड नंबर 1 थी, परंतु फिर भी इन्होंने भाग लिया, हार गई, कुछ नहीं होता। परंतु इनसे सीखना चाहिए कि हर चीज़ को एक स्पर्धा के तौर पे लो और कभी भी एटीट्यूड मत दिखाओ लाइफ में। और साथ में ये एग्ज़ाम में फिर से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समाचारों में रही हैं, और मानसी एलावत भी अब आगे की भविष्य की स्टार हो सकती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अब हम आगे के सवाल में आते हैं। अब आते हैं, भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध अभी अपनी टेस्ट सेंचुरी बनाई है। कौन सी टेस्ट सेंचुरी बनाई है इन्होंने? 29वीं। अब ये ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे महान क्रिकेटर जिनकी टेस्ट में एवरेज है 99 से भी ऊपर, डॉन ब्रैडमैन, उनके रिकॉर्ड की इन्होंने 29 सेंचुरी मारकर बराबरी कर ली विराट कोहली ने। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। विराट कोहली ने अभी अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेला है। तो विराट कोहली के कितने इंटरनेशनल मैच हो गए? 500, और 5वें इंटरनेशनल मैच तक इनकी सेंचुरियों की संख्या कितनी हो गई है? 76। 5वें मैच तक इनके अंतर्राष्ट्रीय तकों की कितनी हो गई है? 76। अब हम आगे के सवाल में आते हैं।
अभी सितंबर और अक्टूबर तक, मतलब 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझू इनमें 19वें एशियाई खेल आयोजित होंगे। एशियाई खेलों में पहली बार भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भाग ले रही है। 2010 के एशियाई खेल में भी क्रिकेट शामिल हुआ था, परंतु भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने वहाँ पे टीम नहीं भेजी थी। इस बार भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार एशियाई खेल में अपनी टीम भेजी है। राष्ट्रमंडल खेल 1998 कुलालंपुर में हुआ था, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम भेजी थी क्योंकि 98 के कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट था। एशियाई गेम्स में इस बार क्रिकेट है और इस बार भारत ने अपनी क्रिकेट टीम भेजी है। तो भारत के कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़। अब हम आगे आते हैं। आप लोग एक चीज़ याद कर रहे होंगे कि अगला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये आप लोग याद करोगे, परंतु अब याद रखो, ये करंट अफेयर्स का सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में जो राष्ट्रमंडल खेल होने थे विक्टोरिया के राज्य में, और जगह का नाम था गोल्ड कोस्ट, वहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, बोला गोल्ड कोस्ट जो विक्टोरिया में है हम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं करेंगे। तो अब ये नया आयोजन का फैसला नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक और शहर करता है या इंग्लैंड करता है। दरअसल राष्ट्रमंडल खेल का जो एक अंतर्राष्ट्रीय रुतबा है वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ओलंपिक्स में है। खर्चा ओलंपिक में अगर 100 रुपये होता है तो इसमें भी 60, 70 रुपये, 80 रुपये तक हो जाता है। यानी कि ओलंपिक गेम का 50, 60, 70% तक खर्चा इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न कॉन्टिनेंट से टीमें आती हैं, कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी आते हैं। तो इसलिए ही ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हम इस बार इसका आयोजन नहीं करेंगे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो पिछला राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो इंग्लैंड में हुआ है, परंतु पहले दक्षिण अफ्रीका में होना था पर वो भी पीछे हट गई। डरबन में होना था वो भी पीछे हट गई। तो राष्ट्रमंडल खेलों से अक्सर कंट्रियां पीछे हट रही हैं। ये आपकी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया है, परंतु इम्पोर्टेंट नॉलेज ये है कि राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, तो आपको देख के करना है इसका उत्तर। अब हम आगे आते हैं। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। देखो, भारत में प्रथम स्थान पर तो हैं पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के हैं, जो लगभग 25 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछला जो इलेक्शन थे उसमें इनकी पार्टी हार गई, परंतु उससे पहले वही थे, तो लगभग 25 वर्ष थे। और दूसरे नंबर पे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है ज्योति बसु, परंतु अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं नवीन पटनायक जो कि हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इस साल और अगले साल जब लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा के विधानसभा चुनाव भी होंगे। अगर वो उनकी पार्टी उसमें अगर इलेक्शन को जीत जाती है और वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो 25 के शुरुआत के आसपास ये भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, परंतु अभी आज के दिन ये दूसरे नंबर पर हैं। अब हम आगे आते हैं। लुक ईस्ट नीति एक भारत की थी कि ईस्ट के कंट्रियों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने हैं। वही नीति अब हम आज और ही ढंग से अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक शत्रु देश है जिसका नाम है चीन, जो और सब देशों को मदद दे के सबको साथ करता है। तो उसको टैकल करने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती है जो हमारी वर्तमान सरकार बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। इसलिए अभी हमने युद्धपोत INS युद्धपोत होते हैं कृपान, ये हमने पनडुब्बी है हमारी एक, ये हमने वियतनाम को उपहार के रूप में दी है। वियतनाम को ये हमने उपहार के रूप में दी है। अब हम आगे के सवाल में आते हैं। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार।
योजनाएं के सवाल भी एग्ज़ामों में आ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर कोई एग्ज़ाम होएगा, कोई भी योजना अगर अभी बन रही है, उसी समय पेपर बन रहा है, तो इसकी संभावना हो सकती है। साथ में आजकल पेपर भी बहुत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी सिपाही पे आ जाओ, एसएससी सिपाही के 60 के आसपास पेपर होते हैं। हर पेपरों में क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि रिपीट करने का मेरा मतलब है कि जो इसी साल जो एसएससी सिपाही का पेपर हो गया, आज के दिन परसों कोई और है, अगले दिन कोई और है, तो इनमें सब में रिपीटेशन इतना नहीं होते। तो करंट अफेयर्स के सवाल भी लेके आने पड़ते हैं। तो कई करंट अफेयर्स के सवाल ऐसे होते हैं जो पहले इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, परंतु अब क्या है, क्वेश्चनों का संग्रह बहुत बड़ा हो गया, खूब सारे पेपर रखने होते हैं। तो जो भी चीज़ अखबार में आती है, करंट अफेयर्स की होती है, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह जो है योजना, ये उड़ीसा की है। इसमें लाभार्थियों को 1 लाख रुपये का लोन सरकार देगी, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी और उस पैसे से वह स्कूटी खरीद सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत के गुजरात राज्य में किया जाएगा। अब देखो भाई साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस साल, जिसको लेके खूब सारे सवाल आएंगे एग्जाम में, इस साल यानी अगले साल भी। G20 का समिट भारत में है। तो हर हफ्ते जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, उसमें अगर G20 को लेकर कुछ भी होता है तो वो हम आपको एग्जाम में बताएंगे। अब क्या है कि करंट के जो सवाल आते हैं उनका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन बैंक लंबा हो गया, बड़ा हो गया, कारण पेपर बहुत होते हैं। एसएससी सिपाही में 60 होते हैं, एसएससी के लगभग हर एक में 60-70 के आसपास पेपर होते हैं, चाहे एसएससी स्नातक से लेके आओ, चाहे एसएससी सिपाही तक लेके आओ। पुलिस में भी, जहाँ जिन राज्यों में ऑनलाइन परीक्षा होती है, उनमें 8, 10, 7, 8 इतने पेपर होते हैं। तो फिर करंट के सवालों का जो क्वेश्चन बैंक है वो बढ़ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो भारत में होने जा रहा है, G20। तो इसको लेके जो भी करंट होता रहेगा उस हफ्ते हम बताते रहेंगे। इस हफ्ते G20 का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। ये किया जा रहा है भारत के चेन्नई में, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। एलन मस्क। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, ये हर बार समाचारों में, हर जगह सुर्खियों में रहते हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका में थे तो वह उनकी मुलाकात भी इनसे हुई थी। ये ट्विटर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक है, उसके ये मालिक हैं। इन्होंने अभी इसका लोगो बदल दिया है, अब वो इसका लोगो अब होएगा एक्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब हम आगे के सवालों में आते हैं। श्री ओमान चांडी जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वह थे केरल राज्य के। और वह कौन सी पार्टी से थे? वह थे कांग्रेस से। वह कांग्रेस से सीएम रहे हैं। अब हम अगले में आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राकेश पॉल। जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं उनके, आप इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, हमारी डिफेंस की संस्थाएं हो गई, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन सब के प्रमुखों का नाम एग्जामों में आ सकता है। तो इस हफ्ते जिनकी डिक्लेरेशन वो हैं राकेश पॉल। तो हमने इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में उसके बारे में पढ़ा रहे हैं हम आपको। अब हम आगे आते हैं। किस मंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके पे भी एक अलग से सवाल बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की AI का एब्रीविएशन क्या है? तो AI का एब्रीविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये सवाल ये है, किस मंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बहुत महत्व आने वाला है। भारत सरकार इस पे बहुत इम्पोर्टेंस मतलब लगातार दे रही है। किसी भी देश की शक्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आगे वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इससे हमने आपको 2 सवाल बता दिए। AI का फुल फॉर्म क्या है, और जो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक ऑनलाइन अभी कार्यक्रम हुआ है सिखाने के लिए, इसका लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब एक अगले सवाल पे आते हैं। विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन का नाम क्या दिया है? विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम पहले था UPA, वो अब हट गया, अब उन्होंने इसका नाम दिया है INDIA। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। एक चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जो हमारा इंडिया है, भारत जिसका नाम इंडिया भी है, उसकी ये डेफिनेशन नहीं है। इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंडिया एक नाम है, भारत इंडिया। परंतु विपक्षी पार्टियों ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम उन्होंने सोचा कुछ ऐसा रखें, कुछ हमको फ़ायदा हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो उन्होंने उसका नाम इंडिया रख लिया और इसमें ये फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये एब्रीविएशन बन गई। तो एब्रीविएशन है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज के दिन देश में शासन कर रही है, उनका भी एक अलायंस है, उनका नाम है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो विपक्षी पार्टियों के अलायंस का नाम क्या है? INDIA, जिसका एब्रीविएशन बता दिया। और जो सत्ता पक्ष है, उनका भी एक अलायंस है, उसका नाम है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एक हमारे लिए बड़ी ही प्राउड की बात है कि विश्व का पहले सबसे बड़ा कार्यालय था पेंटागन में, जो अमेरिका में है, अब उसे पीछे छोड़कर सूरत में बन गया सूरत डायमंड हीरा व्यापारी केंद्र गुजरात में। धीरे धीरे कर हम हर एक फील्ड में आगे आ रहे हैं। ये हमारे देश की बढ़ती शक्ति है, ये हमारे देश के उद्योगपति, वैज्ञानिक, सेना और हमारी सरकार, इन सब के मिले जुले प्रयास से अब हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं हर फील्ड में। अब इसमें भी देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग ये बनाई है, पेंटागन से भी आगे निकल जाएगी। अब ये प्राउड की बात है ना हम सब के लिए। अब हम आगे आते हैं। अब ये एक और आ गई हमारे लिए प्राउड की बात। IIT दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर विदेशी धरती पर एक प्रोसेस खोलने जा रहा है, जो खोलने जा रहा है अबू धाबी में, UAE में। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, वह मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और हथियार उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदेशों के पास टेक्नोलॉजी है हथियार बनाने की, हमारे पास भी आ रही है। अब हम कहते हैं हथियार हम ले लेंगे, हमारे देश में बनाओ, कि कल को कोई दिक्कत ना आए। तो उसी को लेकर हमारे और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ है, जिससे कि मुंबई और कलकत्ता में पनडुब्बी और सतह लड़ाकू विमानों और भागों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है। ये सवाल आप देख लो, ये समझौता किससे हुआ है? हमारा फ्रांस के साथ हुआ है। और इसका जो मेन लक्ष्य है, मेन मोटिव है, वह है मेक इन इंडिया, कि कल को हमारा किसी देश से संबंध बिगड़ जाए, उस देश से हथियार हमने ले लिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होएगी, उसके हम कोई स्पेयर पार्ट बदल सकें, कोई कुछ कर सकें। ये अच्छी फील्ड हमारी इस सरकार ने स्टार्ट की है, मेक इन इंडिया डिफेंस के फील्ड में भी। अब हम आगे आते हैं। चंद्रयान 3, चंद्रयान के बारे में
हम हर हफ्ते आपको एक सवाल ज़रूर कराएंगे। चंद्रयान अपने आप में एक करंट का टॉपिक रहने वाला है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब हम एक अंतरिक्ष की शक्ति बन रहे हैं और चंद्रयान के संबंधित सवाल आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आएगा। कोशिश रहेगी कि उस हफ्ते चंद्रयान 3 के अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ हुई हो तो वो हम आपको बताएं, परंतु हर वीक में चंद्रयान 3 के लेके हो सकता है कुछ ना हो, तो जिस हफ्ते नहीं होएगा उस हफ्ते हम कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा करंट का टॉपिक है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? तो उसका आंसर है LVM-3M4 और इसकी एब्रीविएशन क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क। अब हम आगे आते हैं आखिरी सवाल में आज के। एनी पुरस्कार किसे दिया गया? एनी पुरस्कार विश्व के माने हुए पुरस्कारों में से है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार इस बार किसे मिला? प्रोफेसर टी प्रदीप को। ये किससे हैं? ये हैं IIT मद्रास से। IIT यानी कि इसके कितने सवाल हो गए? 3 सवाल। प्रोफेसर टी प्रदीप किस संस्था से हैं? IIT मद्रास। एनी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? ये ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको करंट अफेयर्स की क्लास? अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे उस हफ्ते के महत्वपूर्ण 25 करंट अफेयर्स के सवाल को लेकर। हमारा मकसद होएगा कि अकेले करंट अफेयर्स का ही ना पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं जिससे आपको मिले मोटिवेशन और जो आपको और सब्जेक्टों में भी काम आए। उन्हीं करंट अफेयर्स से हम ऐसे सवाल भी बनाएंगे जो कि एक स्टैटिस्टिक्स जीके बन जाएगी। जैसे कि अभी हमने आपको कुछ पहलवानों के नाम के बारे में बताया, आगे जाके अगर वो विश्व चैम्पियन बन जाते हैं, अभी तो एशियाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परंतु अगर आगे वो विश्व चैम्पियन बन जाते हैं तो ये करंट अफेयर्स तक सीमित ना रहकर ये स्पोर्ट्स की एक स्टैटिस्टिक्स जीके हो जाएगी जो कि परमानेंट हो जाएगी। तो आपको उनके राज्य वो कौन से हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उन सब के बारे में हरियाणा के बच्चों को पता लगेगा और बाकी भारतीयों को वो किस भार वर्ग में पार्टिसिपेट करते हैं, किस राज्य से आते हैं। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।